जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की ना जिसकी शुरुआत सिर्फ 8,800 श्लोकों से हुई हो। मतलब एक बहुत ही छोटी सी सुगठित रचना। हाँ, मतलब एक पॉकेट साइज किताब कह सकते हैं उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती ना तो आने वाली पीढ़ियां उसमें अपने हिस्से की कहानियां, अपने दौर की राजनीति और अपने नए विचार जोड़ती चली गईं। और उसका आकार बढ़ता गया। हाँ, और अंततः वो किताब 1,00,000 श्लोकों के एक विशाल और बहुत ही जटिल ग्रंथ में बदल गई। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम किसी काल्पनिक लोक कथा की बात नहीं कर रहे हैं। जी। ये विकास यात्रा हमारे अपने महाभारत की है। मतलब पश्चिमी विचारकों और इतिहासकारों ने ना लंबे समय तक इसी जटिलता को देखकर एक बहुत ही भ्रामक धारणा बना ली थी कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता था। एकदम सही। उनका स्पष्ट दावा था कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लिखने की कोई समझ ही नहीं थी। उनका तर्क ये था कि चूंकि यूनान के हेरोडोटस या रोम के लिवी जैसे लोग जो काल क्रमानुसार लिखते थे वैसे इतिहासकार भारत में नहीं हुए, तो इसलिए भारत का कोई व्यवस्थित इतिहास है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारत का कोई इतिहास ही नहीं है, या फिर उस दौर के लोग इतिहास को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देख रहे थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे पास डॉक्टर विश्वनाथ वर्मा का एक बेहद विस्तृत दस्तावेज है। जी, बहुत ही शानदार शोध पत्र है ये। हाँ, और ये दस्तावेज प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के उन सभी स्रोतों को डिकोड करता है जिन्हें शायद पश्चिमी इतिहासकारों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल, उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसे कैसे पढ़ें। है ना? तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम अतीत के इस विशाल पहेली के जो बिखरे हुए टुकड़े हैं ना, उनकी गहराई से पड़ताल करें और ये समझें कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की तारीखें नहीं होता है। देखिए, पश्चिमी इतिहासकारों की सबसे बड़ी भूल यही थी कि वो इतिहास को सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित मान बैठे थे। सिर्फ राजा महाराजाओं तक। हाँ, डॉक्टर वर्मा का जो शोध है वो ये स्पष्ट करता है कि भारत में इतिहास का अर्थ केवल राजनीतिक घटनाक्रम को दर्ज करना नहीं था। प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास का उद्देश्य ऐसी रुचिकर और सत्य कथाएं सहेजना था जिनसे समाज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके। मतलब उनका दायरा बहुत व्यापक था। बहुत व्यापक। और इस अतीत को खंगालने का जो सफर है वो सबसे पहले वहीं से शुरू होता है जो हमारे पास सदियों से लिखित रूप में मौजूद है। मतलब हमारा विशाल साहित्यिक भंडार। और ये साहित्यिक भंडार इतना बड़ा है कि मतलब इसे समझना किसी महासागर को पार करने जैसा लगता है मुझे तो। बिल्कुल, ये एक समुंदर ही है। डॉक्टर वर्मा के शोध में इस साहित्य को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेत्तर मतलब लौकिक साहित्य। जी। तो अगर हम धार्मिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो उसमें वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और स्मृतियों का जिक्र आता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इन सब का अलग अलग मतलब क्या है? देखिए, इसे ना एक क्रमिक विकास की तरह देखा जा सकता है। जैसे ऋग्वेद जो है, जिसे मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, वो हमें प्राचीन आर्यों के शुरुआती जीवन, उनके देवताओं और प्रकृति की प्रार्थनाओं के बारे में बताता है। मतलब एकदम शुरुआती दौर था। बेसिक्स कह सकते हैं उसे। हाँ, बेसिक्स। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, इंसान के विचार और गहरे होते चले गए। फिर आते हैं आरण्यक, जो जंगलों में एकांत में लिखे गए। अच्छा, मतलब वहाँ एकांत में बैठकर चिंतन किया गया। बिल्कुल, वहाँ कर्मकांडों के बजाय दर्शन पर या फिलॉसफी पर जोर दिया गया। और फिर इसके बाद आते हैं उपनिषद, जो भारतीय दार्शनिक विचारों का एकदम चरम बिंदु हैं। उपनिषदों की जब बात आती है ना, तो मुझे दस्तावेज का वो हिस्सा बहुत प्रासंगिक लगा जहाँ मुंडकोपनिषद का जिक्र किया गया है। हाँ, वो बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो इसी उपनिषद से लिया गया है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा विचार जो आज एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य का आधार बना हुआ है जी। वो किसी राजा के राजनीतिक घोषणा पत्र से नहीं निकला है जी। बल्कि सदियों पुराने एक दार्शनिक संवाद से निकला है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि उस दौर का समाज केवल तलवारों से नहीं चल रहा था। विचारों से चल रहा था। बिल्कुल, वो विचारों से भी संचालित हो रहा था। और ये वैचारिक समृद्धि केवल ब्राह्मण साहित्य तक ही सीमित नहीं थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब समाज में नए बदलाव आ रहे थे, हाँ, उस वक्त काफी उथल-पुथल थी। जी, तब बौद्ध और जैन साहित्य ने उस कालखंड की एक बिल्कुल नई तस्वीर हमारे सामने रखी। बौद्ध साहित्य में जैसे त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक,
विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और जैन साहित्य के आगम ग्रंथ भी हैं। हाँ, जैन साहित्य के आगम, ये सब हमें उस दौर के आम जीवन की बहुत बारीक जानकारी देते हैं। आम जनजीवन से मुझे जातक कथाओं का ध्यान आ रहा है। डॉक्टर वर्मा के शोध में बताया गया है कि लगभग 549 जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। जी, 549 कथाएं। लेकिन अगर ये धार्मिक कहानियां हैं तो मतलब एक इतिहासकार इनमें क्या खोजता है? क्या वो इन कहानियों के पीछे छिपे तत्कालीन समाज को देखते हैं? एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। एक इतिहासकार ये नहीं देखता कि कहानी में कौन सा चमत्कार हो रहा है या कौन उड़ रहा है। वो फैंटेसी नहीं देखते। हाँ, वो ये देखता है कि उस कहानी में व्यापारी किस रास्ते से व्यापार करने जा रहे हैं, गांव में न्याय कैसे हो रहा है, या लोग कौन से कपड़े पहन रहे हैं। अच्छा, तो बैकग्राउंड डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक स्थिति का जितना सजीव चित्रण आपको जातक कथाओं में मिलता है ना जी, उतना शायद किसी राजशाही दस्तावेज में नहीं मिलता। और यहीं पर हम वापस महाभारत वाले उस तथ्य पर आ जाते हैं जिसका हमने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, वो श्लोकों के बढ़ने वाली बात। जी, मूल रूप से इसमें केवल 8,800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। फिर ये बढ़कर 24,000 हुए, तब इसे भारत कहा गया। और गुप्त काल तक आते आते इसमें पूरे 1 लाख श्लोक हो गए। हाँ, जिसके बाद इसे महाभारत या शतसहस्र संहिता के नाम से जाना गया। और रामायण के साथ भी तो ऐसा ही क्रमिक विकास हुआ था ना? बिल्कुल, रामायण में भी समय के साथ श्लोक जुड़े। ये विकास दर्शाता है कि ये महाकाव्य समय के साथ रुक नहीं गए थे। वो उस दौर के एक जीवंत विश्वकोश या लिविंग इंसाइक्लोपीडिया की तरह थे। हर सदी के समाज ने अपने नैतिक मूल्यों, अपनी शासन व्यवस्था के नियमों और अपनी भौगोलिक जानकारियों को इन महाकाव्यों में पिरो दिया। लेकिन अगर हम इसे एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो क्या ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है? कैसे? मतलब अगर किसी किताब में सदियों तक पन्ने, नए विचार और कहानियां जुड़ती ही रहें तो क्या हम उसे सटीक इतिहास मान सकते हैं? ये तो ऐसा हो गया जैसे कई पीढ़ियों ने मिलकर एक ही डायरी लिखी हो। हाँ, ये तो है। जहां हर नई पीढ़ी ने अपने विचार पुरानी कहानी में मिला दिए हों। ऐसे में ये तय करना कि भाई मूल सच क्या था, वो तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा हो जाएगा ना? ये समस्या वास्तव में बहुत जटिल है और इतिहासकार इसे मानते भी हैं। इसीलिए कोई भी गंभीर इतिहासकार केवल धर्म ग्रंथों या महाकाव्यों पर आंख मूंद कर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उनमें मिलावट हो सकती है। बिल्कुल, उनमें अतिशयोक्ति मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, कल्पना और धार्मिक पूर्वाग्रह होने की पूरी संभावना होती है। तो इतिहास की इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें धर्मेतर साहित्य की जरूरत पड़ती है। यानी वो किताबें जो धर्म के लिए नहीं बल्कि राजकाज और समाज के लिए लिखी गई। बिल्कुल सही। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थशास्त्र इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये मौर्य काल की शासन व्यवस्था, कर प्रणाली और राजनीति का ऐसा स्पष्ट और व्यावहारिक चित्र देता है ना, जिसमें कोई चमत्कार या अतिशयोक्ति नहीं है। एकदम प्रैक्टिकल किताब है वो। एकदम प्रैक्टिकल। इसी तरह विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और पतंजलि का महाभाष्य भी हमें उस दौर की एकदम सटीक ऐतिहासिक और व्याकरणिक जानकारी देते हैं। दस्तावेज में ना 12वीं शताब्दी के एक ग्रंथ का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिसे भारत का पहला शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। जी, राजतरंगिणी। तो इसमें ऐसा क्या खास था जो इसे बाकी सभी ग्रंथों से इतना अलग और आधुनिक बनाता है? देखिए, कल्हण की राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के राजाओं का एक क्रमबद्ध इतिहास है और इसे खास इसकी पद्धति बनाती है। इसका तरीका? हाँ, कल्हण ने अपनी किताब की शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि एक योग्य इतिहासकार वो है जो अतीत की घटनाओं का वर्णन करते समय एक न्यायाधीश की तरह पूर्वाग्रह और पक्षपात से मुक्त हो। मतलब एकदम न्यूट्रल होके लिखे। बिल्कुल। ये एक बहुत ही आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण था जो ये साबित करता है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की बहुत अच्छी समझ थी। लेकिन अगर हम निष्पक्षता की बात कर ही रहे हैं तो जब अपने ही लोग अपनी कहानी लिखते हैं, चाहे वो कितने भी निष्पक्ष होने का दावा क्यों ना करें, कहीं ना कहीं अपने राजाओं या अपनी संस्कृति को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति आ ही जाती है। हाँ, ह्यूमन नेचर है वो, है ना? एक ब्लाइंड स्पॉट रह ही जाता है इंसान का। तो अगर इन दरबारी लेखकों की अतिशयोक्ति से बचना हो तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है? क्या हम बाहर से आने वाले लोगों के नजरिए पर भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक कदम है और इतिहासकार यही करते हैं। जब स्थानीय स्रोत थोड़े संदेहास्पद लगने लगें तो विदेशी यात्रियों, राजदूतों और लेखकों के जो विवरण हैं
वो एक स्वतंत्र गवाह के रूप में सामने आते हैं। प्राचीन भारत में व्यापार, धर्म और कूटनीति के कारण यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी यात्रियों का लगातार आना जाना लगा ही रहता था। हाँ, भारत तो एक बड़ा केंद्र था उस समय। बिल्कुल। और उन्होंने भारत को जिस तरह देखा वो स्थानीय लेखकों के नजरिए से एकदम अलग था। यूनानी लेखकों में सबसे प्रसिद्ध नाम तो मेगिस्थनीज का है, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बनकर आए थे जी। उनके साथ ही ना शोध पत्र में एक और दिलचस्प किताब का जिक्र है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसका लेखक कौन था ये तो आज तक अज्ञात है, लेकिन ये किताब क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ना पहली शताब्दी में हिंद महासागर में यात्रा करने वाले एक अज्ञात नाविक की डायरी या कह लें एक मैनुअल की तरह है। अच्छा, एक गाइड बुक टाइप। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस लेखक को भारत की राजनीति से कोई मतलब नहीं था। उसने सिर्फ ये दर्ज किया कि भारत के बंदरगाह कहाँ हैं, किन हवाओं के सहारे वहां पहुंचा जा सकता है और वहां से मसालों, मोतियों और कपड़ों का व्यापार कैसे होता है। मतलब प्योर बिजनेस डेटा। बिल्कुल। इतिहास के लिए ये एकदम ठोस और व्यावहारिक जानकारी है जिसमें कोई अतिशोक्ति नहीं हो सकती। यूनानियों के बाद चीनी यात्रियों का भी एक बहुत बड़ा दौर आया था। फाहियान गुप्त काल में आए और फिर 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत आए। जी, ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है CU की, उसे तो इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना माना जाता है। उन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया था जो उन्हें इतनी बड़ी उपाधि मिल गई? देखिए, ह्वेनसांग केवल घूमकर वापस नहीं चले गए थे। उन्होंने भारत में एक बहुत लंबा समय बिताया था। वो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय आए थे। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक रहकर अध्ययन किया था। अच्छा, वो वहां के स्टूडेंट थे? हाँ, उन्होंने नालंदा का जो आंखों देखा वर्णन किया है ना, वो अद्भुत है। उन्होंने वहां की विशाल इमारतों, हजारों छात्रों की दिनचर्या, प्रवेश परीक्षाओं की कठिनाइयों और पुस्तकालयों का बहुत ही बारीक विवरण दिया है। ह्वेनसांग सीधे हमें उस दौर के बौद्धिक माहौल के भीतर ले जाते। अरे वाह! और इसी तरह पूर्व मध्यकाल में अरबी लेखकों का योगदान भी तो बहुत अहम हो जाता है, विशेष रूप से अल-बरूनी का, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। हाँ, अल-बरूनी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तो भारत के दर्शन और विज्ञान को समझने के लिए बाकायदा पहले संस्कृत भाषा सीखी थी ताकि वो मूल ग्रंथों को पढ़ सकें, और फिर उन्होंने तहकीक-ए-हिंद नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। जी, अल-बरूनी का नजरिया बहुत ही विश्लेषणात्मक था। उन्होंने भारतीय गणित, ज्योतिष और सामाजिक व्यवस्था को बहुत गहराई से समझा और कई जगह उसकी कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने सिर्फ तारीफ नहीं की। बिल्कुल नहीं, वो बाहरी होकर भी भारत की बौद्धिक गहराई तक पहुंचने वाले पहले कुछ विद्वानों में से एक थे। इन सभी विदेशी वृत्तांतों को देखकर ना मेरे मन में एक तुलना उभर रही है। क्या हम इन विदेशी यात्रियों को आज के दौर के उन व्लॉगर्स की तरह देख सकते हैं जो किसी नए देश में घूमने जाते हैं? व्लॉगर्स मतलब एक आधुनिक व्लॉगर को वहाँ की भाषा या संस्कृति की पूरी समझ तो होती नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी देखता है उसे अपने कैमरे में अपने नजरिए से कैद कर लेता है। हाँ, ये तो है। कई बार वो बहुत सटीक चीजें दिखाते हैं जो स्थानीय लोग रोजमर्रा की चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार वो किसी आम सी परंपरा का बिल्कुल गलत और हास्यास्पद अर्थ भी निकाल लेते हैं। ये तुलना काफी हद तक सही है। ये व्लॉगर्स वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें ना एक पेंच है। वो क्या? आज के व्लॉगर्स के पास वीडियो होता है तो वो जो देखते हैं कम से कम विजुअली वही दिखाते हैं, लेकिन प्राचीन काल के इन यात्रियों को कई बार स्थानीय भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। तो अनुवाद की दिक्कत रही होगी। बिल्कुल, और वो लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे, इसीलिए विदेशी विवरणों में भारी गलतफहमियां भी दर्ज हो गईं। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल, जैसे मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा कि भारतीय समाज 7 वर्गों या जातियों में बटा हुआ था। 7 जातियां? असल में मेगस्थनीज ने व्यवसायों को ही जातियां समझ लिया था। उन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था की कोई समझ ही नहीं थी। अरे, मतलब उन्होंने जो देखा उसका अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया। हाँ, उन्होंने ये भी लिख दिया कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ते और यहाँ दास प्रथा बिल्कुल नहीं है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं था। इसीलिए डॉक्टर वर्मा का शोध ये स्पष्ट करता है कि इन विदेशी व्लॉगर्स या कहें प्राचीन यात्रियों के वृत्तांतों को भी अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। तो अगर स्थानीय साहित्य में पीढ़ियों की मिलावट है और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में गलतफहमियां भरी हैं, तो फिर हमारे पास ऐसा कौन सा गवाह बचता है जिस पे हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकें? मतलब एक ऐसा गवाह जिसका कोई अपना स्वार्थ या कोई सांस्कृतिक पूर्वाग्रह ना हो। और यहीं से हम इतिहास के सबसे प्रामाणिक, सबसे ठोस स्रोत की ओर बढ़ते हैं, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी।
जमीन के नीचे दबे राज। बिल्कुल, क्योंकि इंसान अपनी सुविधा के अनुसार किताबें बदल सकते हैं, यात्री समझने में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन जमीन के नीचे दबे खंडहर और पत्थरों पर उकेरे गए शब्द कभी झूठ नहीं बोलते। वो समय के उस हिस्से को उसी रूप में जमा देते हैं, एकदम फ्रीज कर देते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के मामले में ना 1830 के दशक में एक ऐसा मोड़ आया जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। मैं जेम्स प्रिंसेप के उस ऐतिहासिक यूरिका मोमेंट की बात कर रही हूँ। वो इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन था। मैं जानना चाहूंगी कि ये सफलता आखिर मिली कैसे। मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो लिपि सदियों से कोई नहीं पढ़ पा रहा था, वो अचानक से डिकोड हो गई। देखिए, जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल में काम करते थे, मतलब मिंट में, जहां सिक्के बनते हैं। जी। तो उन्हें सिक्कों और उनके पैटर्न्स की बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने देखा कि देश भर में अलग अलग जगहों से मिले कई स्तंभों और सिक्कों पर एक ही तरह के अक्षर बार बार आ रहे हैं। एक तरह का पैटर्न मिल रहा था उन्हें। हाँ, कई सालों तक उन आकृतियों का मिलान करने के बाद उन्होंने कुछ अक्षरों की ध्वनियों को पहचाना और अंततः उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर ही लिया और पाया कि इन सभी अभिलेखों पर एक राजा का नाम लिखा है, देवानम पिय पियदस्सी, मतलब देवताओं का प्रिय। और शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं था कि पियदस्सी आखिर है कौन। बिल्कुल नहीं पता था। फिर बाद में बौद्ध ग्रंथों के आधार पर यह साबित हुआ कि ये राजा कोई और नहीं बल्कि महान मौर्य सम्राट अशोक हैं। ये तो एकदम किसी जासूसी कहानी की तरह लग रहा है मुझे। मतलब एक लिपि को डिकोड करने भर से हमने अचानक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट को समय की धुंध से बाहर निकाल लिया। बिल्कुल, एक पूरी सभ्यता सामने आ गई। अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख सिर्फ ये नहीं बताते ना कि उनके राज्य की सीमाएं कहाँ तक थीं, बल्कि वो उनके प्रशासन के तरीके और उनकी सोच को सीधे हम तक पहुंचाते हैं। एकदम सही। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है ना, वो बहुत सीधी और व्यक्तिगत है। जैसे अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि सभी मनुष्य एक दूसरे के धर्म के मूल तत्वों को सुने और उसका सम्मान करें। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी। सत्ता के शिखर पर बैठे एक सम्राट का पत्थर पर यह लिखवाना उस दौर के समाज की परिपक्वता और धार्मिक सहिष्णुता का एक ऐसा ठोस सबूत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और अभिलेखों का ये जो जादू है ना, ये सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर वर्मा के शोध में एशिया माइनर, मतलब जो आज के तुर्की के पास है, वहां बोगास्कोई नामक स्थान पर मिले एक अभिलेख का जिक्र किया गया है। हाँ, बोगास्कोई अभिलेख। ये अभिलेख करीब 1400 ईसा पूर्व का है और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का एकदम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जी, ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। मतलब ये तो ऐसा है जैसे आज रोम में कोई खुदाई हो और वहां किसी प्राचीन खंडहर के नीचे भारत के किसी क्षेत्रीय ब्रांड का पुराना लोगो मिल जाए। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने, है ना? ये अभिलेख इस बात को साबित करता है कि उस प्राचीन काल में भी जब परिवहन के आज जैसे साधन नहीं थे, तब भी भौगोलिक सीमाएं विचारों, धर्मों और संस्कृति के आदान प्रदान को रोक नहीं पाती थीं। बिल्कुल। ये अभिलेख इतिहास के उस सिद्धांत को सीधे चुनौती देता है जो सभ्यताओं को अलग अलग डिब्बों में बांटकर देखता है। ये साबित करता है कि मानव सभ्यता का इतिहास हमेशा से एक दूसरे से गुंथा हुआ रहा है। सब कनेक्टेड था। जी। और अभिलेखों के अलावा ना, पुरातात्विक स्रोतों का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी प्राचीन मुद्राएं, यानी सिक्के और तत्कालीन स्मारक। सिक्के तो बहुत कुछ बताते हैं। अगर मैं सिक्कों की तुलना किसी आधुनिक चीज से करूं, तो सिक्के किसी भी साम्राज्य के फॉसिल डीएनए की तरह होते हैं। वो बिना एक शब्द लिखे भी अर्थव्यवस्था और व्यापार का पूरा इतिहास बयां कर देते हैं। अल्देरम भारत के सबसे पुराने सिक्कों की बात करें तो डॉक्टर वर्मा के दस्तावेज में उन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्क कॉइन्स कहा गया है। ये नाम कैसे पड़ा इनका, और ये सिक्के बाद के सिक्कों से अलग कैसे थे? देखिए, ये सिक्के ना मुख्य रूप से चांदी और तांबे के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर, मतलब उन्हें आहत करके बनाए जाते थे। अच्छा, मतलब एक पंच मारा जाता था उन पर। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें आहत मुद्रा कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि इन प्राचीन सिक्कों पर कोई लेख, किसी राजा का नाम या कोई तारीख नहीं होती थी। तो फिर क्या होता था इन पर? इन पर केवल कुछ आकृतियां बनी होती थीं, जैसे पेड़, मछली, सांड या हाथी, और ये मुख्य रूप से व्यापारिक श्रेणियों या गिल्ड्स द्वारा जारी किए जाते थे, न कि किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा। अच्छा, मतलब ट्रेडर्स खुद अपने सिक्के निकालते थे। तो फिर सिक्कों पर राजाओं के नाम और उनके चित्र छापने की ये शुरुआत कैसे हुई? ये बदलाव आया हिंद यूनानी शासकों के आने के बाद।
इंडो ग्रीक। हाँ, उन्होंने सिक्कों पर राजाओं की सुंदर आकृतियां और उनके नाम उकेरने की परंपरा शुरू की। इसका सबसे बड़ा फायदा इतिहास के काल निर्धारण में हुआ। क्रोनोलॉजी समझने में। जी, एक राजा के बाद कौन गद्दी पर बैठा, इसका क्रम इन सिक्कों से बहुत आसानी से तय होने लगा। और जब बात सोने के सिक्कों की आती है तो दस्तावेज में एक बहुत ही स्पष्ट तुलना की गई है। कुषाणों के समय में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, लेकिन अगर हम गिनती या संख्या की बात करें तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के जारी हुए। बिल्कुल। ये सिर्फ धातु का अंतर नहीं है, ये सीधा सीधा उस समय की आर्थिक समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सत्ता की ताकत की ओर इशारा करता है। एकदम सही कह रही हैं आप। अर्थव्यवस्था के साथ साथ ना, ये सिक्के राजाओं के व्यक्तिगत जीवन की झलक भी देते हैं। वो कैसे? जैसे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे जिन्होंने पूरे भारत में बड़े सैन्य अभियान चलाए थे। हाँ, उनका तो खौफ था। लेकिन उनका वीणा बजाते हुए चित्र ये बताता है कि वो सिर्फ एक कठोर योद्धा नहीं थे, बल्कि संगीत और कला के भी बहुत गहरे प्रेमी थे। सोचिए, एक छोटा सा धातु का टुकड़ा हमें किसी शासक के व्यक्तित्व के कितने अलग अलग आयाम दिखा सकता है। ये तो सच में बहुत चमत्कारी लगता है। मतलब एक छोटा सा सिक्का जो किसी के हथेली में आसानी से समा जाए, वो हमें उस दौर के धातु विज्ञान की तकनीक, व्यापार की स्थिति, शासक का नाम, उसका धर्म और यहाँ तक कि उसकी पर्सनल हॉबी तक बता देता है। बिल्कुल। और इसी पुरातात्विक जादू का अंतिम हिस्सा है हमारे स्मारक और कलात्मक अवशेष। मतलब मूर्तियां और मंदिर? हाँ, मूर्तियां, चित्रकला और इमारतें, ये सब उस समय के समाज के सौंदर्यबोध और तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं। जैसे अजंता की गुफाओं में जो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। हाँ, बहुत मशहूर है वो सिर्फ रंग और रेखाएं नहीं हैं, वो मानवीय करुणा और भावनाओं की उस पराकाष्ठा को दिखाता है जो उस दौर के कलाकारों ने हासिल कर ली थी। और मंदिरों के निर्माण की जो अलग अलग शैलियां हैं, वो भी तो सांस्कृतिक मेलजोल का बहुत बड़ा प्रमाण है। जैसे उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की नागर शैली विकसित हुई और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। जी। लेकिन सबसे दिलचस्प तो वो बेसर शैली है जो इन दोनों का मिला-जुला रूप है। बिल्कुल। ये बेसर शैली मुख्य रूप से दक्कन या दक्षिणापथ के इलाकों में विकसित हुई। जब उत्तर और दक्षिण के सांस्कृतिक विचार बीच के इस भौगोलिक क्षेत्र में आकर मिले ना, एक संगम हुआ। हाँ, तो कलाकारों ने नागर शैली के ऊंचे शिखरों और द्रगर शैली के विस्तृत मंडपों को मिलाकर एक नई हाइब्रिड वास्तुकला को जन्म दे दिया। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये उनके विचारों के भौतिक रूप हैं। क्या बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो डॉक्टर विश्वनाथ वर्मा का ये दस्तावेज हमें मूल रूप से क्या सिखाता है? क्या कोई एक ऐसा जादुई स्रोत है जिस पर कोई भी इतिहासकार पूरा भरोसा कर सकता है? देखिए, इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि इतिहास को जानने का कोई एक जादुई या परफेक्ट स्रोत है ही नहीं। एक सच्चे इतिहासकार का काम किसी एक ग्रंथ या किसी एक विदेशी यात्री की डायरी या किसी एक अभिलेख पर आंख मूंद कर विश्वास करना नहीं होता। उसका काम तो एक कुशल न्यायाधीश की तरह है। मतलब सब कुछ तौलना पड़ता है। बिल्कुल। उसे महाकाव्यों में छिपे सामाजिक विकास को समझना है, विदेशी यात्रियों के निष्पक्ष लेकिन गलत फहमियों से भरे नजरिए का विश्लेषण करना है और जमीन के नीचे से निकले पत्थरों और सिक्कों की ठोस वैज्ञानिक सच्चाई को इन सब के साथ तौलना है, बैलेंस करना है। जी। जब इन तीनों साहित्यिक, विदेशी और पुरातात्विक स्रोतों का संतुलित रूप से विश्लेषण किया जाता है ना, तभी हमारे अतीत की एक स्पष्ट, जीवंत और पूर्वाग्रह मुक्त तस्वीर हमारे सामने आती है। ये पूरी यात्रा सच में हमारे दृष्टिकोण को बदलने वाली रही है। हमने देखा कि कैसे महाकाव्यों के श्लोकों, अनजान नाविकों के वृत्तांतों और हथेली भर सिक्कों ने मिलकर वो विशाल कहानी बुनी है जिसे आज हम अपना इतिहास कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए ना मेरे मन में एक विचार आ रहा है। अगर हम सोचें कि आज के इस आधुनिक दौर में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सारा डेटा, अपनी सारी यादें, अपनी पूरी सभ्यता का हर एक कतरा क्लाउड पर या डिजिटल सर्वर्स पर सेव कर रहे हैं। हाँ, आज तो सब कुछ डिजिटल है। तो सोचिए जरा, अगर आज से हजारों साल बाद किसी बड़े भौगोलिक या प्राकृतिक बदलाव के कारण आज की सभ्यता का ये पूरा डिजिटल नामो निशानी मिट जाए, हाँ, भयानक कल्पना है ये। तो हमारे दौर के वो कौन से आहत सिक्के
या शिलालेख होंगे जिन्हें देखकर भविष्य के जेम्स प्रिंसेप हमारी कहानी लिखेंगे? क्या ये हमारा छोड़ा हुआ प्लास्टिक, कंक्रीट के जंगल और जमीन के नीचे बिछे ये तारों के जाल भविष्य के इतिहासकारों को हमारी सभ्यता का सही इतिहास बता पाएंगे?